हेलो और नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सोनू सिंह और एक बार फिर से हेलो मित्र के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान है। ख़ास इसलिए क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और सर मुगल सराय में शिक्षा को लेके एक नई अलग जगह आ रहे हैं। चंदौली की अपनी एक पुरानी पहचान हुआ करती थी, इसमें शिक्षा को काफ़ी पीछे देखा जाता था, लेकिन चंदौली के ही एक नगर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में सर ने बीड़ा उठाया है कि यहाँ पे हर एक गरीब बच्चा अगर संसाधनों की कमी से जूझ भी रहा है तो भी उनके लिए रॉय क्लासेस में एक जगह है और पूरी तन्मयता से, पूरी मोटिवेशन से सर क्लास लेते हैं। तो आज हम एक खास मौके पे जो कि अंबेडकर जी की जयंती है, इस दिन को हम श्रद्धांजलि के रूप में रिकॉर्ड कर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को लेके। तो हम कुछ उनके जीवन से कुछ ऐसे पक्ष उठाएंगे, कुछ ऐसे पहलू उठाएंगे जिससे हम आम जनमानस को उनके जीवन से कुछ प्रेरणादायी चीज़ें हम उठा के उनके सामने रख पाएं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद सोनू जी। तो पहले हेलो मित्र के ऑफिशियल चैनल और फेसबुक के ऑडियंस और यूट्यूब के ऑडियंस सबको तहे दिल से आभार। और मैं वीके रॉय क्लासेस का डायरेक्टर। तो धन्यवाद सोनू जी यहाँ पर बुलाने के लिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जब हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जैसे व्यक्ति को के बारे में बात करते हैं तो होता है ना कि एक लार्जर देन लाइफ वाला इमेज, कि मतलब कोई एक व्यक्ति उनके बारे में अगर बताना भी चाहे तो उसके साथ न्याय नहीं कर सकता है, इतनी बड़ी उनकी भूमिका है। लेकिन आज के परिदृश्य में कई बार ऐसा खबर आता है कि उनकी मूर्तियों को विखंडित किया गया और ये हर समाज के लिए पीड़ादायी है और फिर इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी होता है। तो क्या लग रहा है कि मूर्तियों को क्यों विखंडित किया जाता है और कौन लोग इनके पीछे होते होंगे? सर, इसमें सबसे बड़ी बात भारतीय एजुकेशन पॉलिसी की है, जो हमें ऐतिहासिक ज्ञान उस कदर से नहीं दिया गया जिस प्रकार से हमें मिलना चाहिए था। सन 1928 में साइमन कमीशन जब भारत आया तो वहाँ पर साइमन कमीशन का साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दे रहे थे और उनका मूल कारण था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाने के बाद विरोध करना। वहीं लाला लाजपत राय का यह मानना था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई और विरोध करना। मतलब बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि रिपोर्ट आ जाने तो फिर विरोध करेंगे, और लाला लाजपत राय का कहना नहीं था कि साइमन कमीशन भारत आया है, इसका विरोध करते हैं। ठीक है, मतलब हम इंतजार करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे, दो पक्ष थे सर। अंबेडकर जी का कहना था रिपोर्ट जब आ जाए, ये पूरा भारत घूम ले, 7 गोरे जो हैं ये पहले करिया जाए, फिर उसके बाद हम इसका विरोध करेंगे तो कुछ अलग ही मजा होगा। लाला लाजपत राय का कहना था कि अंग्रेज हैं, अगर पूरा भारत घूम कर रिपोर्ट लाएं तो पारित करवा देंगे। ठीक, और यहाँ अब साइमन कमीशन का साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया। जो ये पहलू को नहीं समझ पा रहा है वो ये समझ रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर अंग्रेजों के साथ थे। वहाँ एक आपको फिगर दिखाया जाएगा जहाँ साइमन कमीशन के 7 मेंबर होंगे, बाबा साहब अंबेडकर 20 में होंगे। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो बाबा साहब अंबेडकर को एक निगेटिव किरदार में कुछ रूढ़िवादियों और अपना रोटी सेकने के लिए बाबा साहब अंबेडकर को एक निगेटिव किरदार में शो करते हैं। इस प्रकार मनुस्मृति, गौर करेंगे बाबा साहब अंबेडकर ने गीता को नहीं जलाया, मनुस्मृति को जलाया। मनुस्मृति एक भारत की पहली विधि की किताब थी, कानून की किताब। और सबको पता होगा कानून समय के साथ बदलता है। जिस तरह भारतीय दंड संहिता बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गई। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर से अब हम उसको गलत इमेज के तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, जबकि आधुनिक भारत के मनु ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं। आधुनिक भारत के मनु इसलिए कहा गया कि पुरानी विधियों को समाप्त करके वो नई विधियों को भारत में लाएं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति को जला दिए कि ब्राह्मण विरोधी हैं, स्वर्ण विरोधी हैं। इनमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। अगर आप शिक्षित बनेंगे तब सम्मान करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। शेरनी बोले तो जब आप शेरनी से दूध पी जाएंगे तो शेरनी पंजा मारेगी। ठीक, और उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, पहले शेरनी को समझना होगा, एक समय बाद आप दूध पी पाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये विखंडित मूर्तियां हो रही हैं, तो पहले बाबा साहब अंबेडकर को लोगों को जानना चाहिए। और आपने कहा बाबा साहब अंबेडकर को किस रूप में देखेंगे? जीरो को आप किस रूप में परिभाषित करेंगे?
नहीं, हम तो परिभाषित करने की स्थिति में नहीं है। मैं तो उनसे प्रेरणा लेता हूँ, चाहे कोई भी समाज का जीरो का सर कोई परिकल्पना नहीं है, सबको समाहित कर सकता है अपने आप में, वही बाबा साहब अम्बेडकर है। जिसे आप जिस रूप में देखेंगे वही बाबा साहब अम्बेडकर। जब जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार के बारे में बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि कई बार उनके विचारों को कोट करके समाज को तोड़ने की कोशिश होती है। यानी राजपूत हो, ब्राह्मण है, दूसरे समाज के लोगों को गाली देने की बात होती है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, प्रोग्रेसिव विचार के व्यक्ति थे, उनकी अपनी कुछ विचारधारा रही होगी कि वो किस तरह की चीज़ जो समाज में देखना चाहते हैं, किस तरह का परिवर्तन देखना चाहते हैं। आपके हिसाब से बाबा साहब के विचारों को अगर आपको बताना होगा तो क्या विचार आप बता पाएंगे, क्या समझ पाते हैं आप? पहले देखिए, अगर सामाजिक मुद्दे की बात करें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो बाबा साहब अम्बेडकर की एक लाइन बहुत अच्छी थी, हमको अपने हित और अपने देश में किसी एक को चुनना हो तो मैं अपने देश को चुनूंगा, अपने हित को नहीं। जब मुझे अपने समाज और अपने देश में किसी एक को चुनना है तो मैं अपने समाज को चुनूंगा। मतलब उन्होंने अपने समाज के लोगों का इस कदर से शोषण करता हुआ उन्होंने देखा था। सन 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चालू किया गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने लोगों को मंदिर लाना चाह रहे थे, लेकिन उस समय मंदिर आने की सुविधा नहीं थी। वो अपने लोगों को, जिस तरह आपने बोला, स्वर्ण वर्ग की श्रेणी में लाना चाह रहे थे। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर की एक बहुत अच्छी लाइन थी, मैं हिंदू पैदा लिया हूँ परंतु हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिनों में बौद्ध धर्म अपना लिया था। और सिद्धार्थ एक क्षत्रिय कुल के थे, सुरु जी समझिएगा, और सिद्धार्थ एक क्षत्रिय कुल के थे और बाबा साहब अम्बेडकर दलित समुदाय के। बाबा साहब अम्बेडकर एक मैसेज दे रहे हैं कि अगर शिक्षा को अगर सही तरीके से प्रस्तुत किया जाए तो एक दलित क्षत्रिय को पूज रहा है। गौतम बुद्ध एक क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य वंश, और आज दूसरी तरफ और स्वर्ण वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग खुद अम्बेडकर की आलोचना करके गौतम बुद्ध की आलोचना कर रहे हैं, जबकि खुद वो एक क्षत्रिय समाज के हैं। मतलब इस बात से तो यही संदेश आता है कि आपको जाति नहीं बल्कि आपको अच्छाई और बुराई के मेरिट के आधार पर लोगों को जज करना है। और आज अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जब भी बात आती है तो कहीं न कहीं दो वर्ग खड़ा हो जाता है जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, यानी उनका काम है कि समाज को तोड़ना। तो ऐसे लोग सिर्फ इसलिए उनके विचारों को कोट करते हैं ताकि समाज को विभाजित कर पाए, जबकि वो ऐसे लोग थे कि मेरिट को देखते थे। अब मैंने बताया ना, अगर मेरिट को अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना देखते तो गौतम बुद्ध को सर क्यों पूछते हैं? जी बिल्कुल, गौतम बुद्ध तो खुद शाक्य वंश के क्षत्रिय कुल के थे। जी, यही लोगों को समझना होगा। जी, अभी आज अंबेडकर जयंती है, हर पार्टी अपने अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दे, और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग भी हैं जो इस खास मौके का इस्तेमाल करते हैं कि हम ओन करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, यानी कि वो हमारे समाज के थे, हमारे परिवार के थे, लेकिन उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि क्या होगी? क्या सिर्फ उनको अपना बता देना एक सच्ची श्रद्धांजलि है? उनके नाम पे एक जाति विशेष को या समाज को गाली दे देना उनकी श्रद्धांजलि है? किस तरह से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है? बाबा साहब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि का मूल रूप हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षित बने, जो आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े वर्ग हैं उनको समान श्रेणी में लाकर खड़ा किया जाए। और जहाँ तक अभी आपने बात किया कि हर एक पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम का यूज करके दलित वर्गों को लुभाकर वो वोट बैंक की राजनीति करती है। अगर आपने कहा कि अगर मैं बात करूँ स्वतंत्रता से पूर्व, जब मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को जब किया था, तो 14 मंत्रियों में बाबा साहब अम्बेडकर को कहीं जगह नहीं दिया गया था। मतलब उस समय अंतरिम सरकार के लोगों को यह लग रहा था कि उस समय भारत के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति का योगदान हमारे भारतीय संविधान में नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तब अंतरिम सरकार जब विखंडित की गई, जब स्वतंत्र भारत बना, तो उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया। ये बनाया गया सर इसलिए क्यों मजबूरी थी, क्योंकि भारतीय संविधान जो है
वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का 70% पार्ट है। और जो मैंने बताया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ, राउंड टेबल समिट, और राउंड टेबल समिट के ही आधार पर भारत का संविधान तैयार हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935। और भारत सरकार अधिनियम 1935 ही भारत का संविधान है। और साइमन कमीशन का साथ देने वाले और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत में बस एक ही व्यक्ति थे, बाबा साहब अम्बेडकर। और वही रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम को बनाया था। मतलब पूरे भारतवर्ष में बस एक ही व्यक्ति थे जो पूरे तरीके से संविधान को समझ पाते, वो बाबा साहब अम्बेडकर जी थे। अब सोच के देखिए सर, अकल्पनीय है 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने आप को खुद से भारत रत्न दे दिया। चलिए बात आगे बढ़ी, 1971 इंदिरा गांधी ने भी अपने आप को भारत रत्न जीवित रहते दे दिया। लेकिन सन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर की डेथ हुई, कोई भारत रत्न की बात नहीं किया। दुख तो हम भारतीयों को तब होता है जब 1987 में पाकिस्तानी खान अब्दुल गफ्फार खान को भारत रत्न दे दिया गया। लेकिन उसके बाद भी सन 1990 में नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के नागरिक, तो उनको जब भारत रत्न दिया गया गुरु, तो उस समय 14 अप्रैल 1984 को जब कांसीराम जी के द्वारा बसपा की स्थापना हुई, तो बहुत दुख होता है कहते हुए कि बसपा वो पार्टी भारत की पहली पार्टी बनी जो ये मांग कर रही थी सर कि बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दे दी जाए। सोचिए क्या स्थिति रही होगी। मतलब जो व्यक्ति खुद ही रत्न है, डिजर्व करता है, और वो उसकी पार्टी मांग कर रही है कि प्लीज आप इन्हें भारत रत्न दे दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से ये बोलना चाहूँगा, और ख़ास करके बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर्स को, कि कल के दिन आप ये मैसेज पहुँचाइए कि 14 अप्रैल का जो दिन है वो समान शिक्षा दिवस के रूप में भारत सरकार को घोषित कर देनी चाहिए, और भारत रत्न का नाम चेंज करके बाबा साहब अम्बेडकर रत्न कर दिया जाए। तब ये संपूर्ण श्रद्धांजलि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम की होगी। जब राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद हो सकता है, जब इंदिरा गांधी आवास योजना, जब प्रधानमंत्री आवास योजना हो सकती है, तो मेरे दिल से तो यह आवाज़ निकलती है कि 14 अप्रैल को समान शिक्षा दिवस और भारत रत्न का नाम बदल के बाबा साहब अम्बेडकर कर दिया जाए। जी। एक अभी जो जिक्र आपने मुझसे ऑफ कैमरा कर रहे थे कि महात्मा गांधी किस जहाज से विदेश गए, और नेहरू जी किस जहाज से विदेश गए, और अंबेडकर जी कैसे गए, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं आता है। क्या प्रकरण था पूरा? निश्चित तौर पर से सर भारतीय इतिहास को दो निगाहों से देखा गया है। निश्चित तौर से देखा जाए तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब अम्बेडकर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो कुछ जलयान से जाते हैं, इतिहास में उसकी चर्चाएं नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी बस एक गोलमेज सम्मेलन में, जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं, तो किस जलयान से जा रहे हैं ये भी लिखा हुआ, और किस होटल में ठहरे थे ये भी लिखा हुआ है। सर आखिर ऐसा क्यों? और सन 1932 में ही महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना क्यों की गई? हरिजन, हरि के लोग हैं ये सब। क्या 1932 से पहले महात्मा गांधी को हरिजन का ख्याल नहीं आया था? निश्चित तौर पर से भारतीय इतिहास को दो निगाहों से देखा गया है। बाबा साहब अम्बेडकर की भूमिका को इतिहास के पन्नों ने दबा दिया है। सर यहाँ से समझ सकते होंगे, सन 1990 में भारत रत्न तब दिया गया जब कांसीराम के द्वारा मांग किया गया, और बीपी सिंह की जब सरकार बनी तो मंडल कमीशन ने जब ओबीसी 27% आरक्षण दिया, उस समय बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया गया 1990। तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही हो सकती है कि उनके नाम पर समान शिक्षा अधिकार दिवस को घोषित किया जाए। और मैं अगर अपनी राय रखूं तो मेरे हिसाब से उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जो आज दलित समाज जो लिटरेसी रेट में भी हाशिए पर है। अगर सरकार, जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग सरकारें हैं, किसी तरह से उस समाज को भी लिटरेसी रेट में ऊपर लेके आए जहाँ पे अन्य समाज के भी लोग हैं, तो वो भी एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे जोर दिया था। और जिस समाज
से वो आते हैं, आज भी वो समाज शिक्षा में हाशिए पे है। तो चिंता का विषय है और उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके मानने वाले इस एक लड़ाई को लड़ें कि अपने समाज को शिक्षित करें और खुद भी शिक्षा के झंडे को उठाकर मजबूती से आगे बढ़ें। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। उम्मीद है कि हमारी चर्चा आपको पसंद आई होगी और जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो को देख रहे हैं वहां पर चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और जन जागरूकता के लिए इस वीडियो को साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।